हेलो एवरीवन, माय नेम इज़ गुलफशा और आप सभी देख रहे हैं हमारा ऑफिशियल चैनल द लर्नर्स कम्युनिटी DUSOL। जैसे कि आप सभी ने थंबनेल पर ही देख लिया होगा, आज की जो हमारी वीडियो होने वाली है वो इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस की होने वाली है। और देखिए, ये जो इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस है ये हमारे सेमेस्टर 1 की जो एजुकेशन है उसके होने वाले हैं। और ये जो आपकी एजुकेशन है इसका नाम है समकालीन भारत में शिक्षा। इस एजुकेशन को मैं पूरी ही बुक को पढ़ा चुकी हूँ, तो अगर आपने पूरी बुक नहीं देखी है तो आप उन्हें चेकआउट कर सकते हैं। और इस बुक के मैंने बहुत सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस भी आपको करवा दिए हैं, तो अगर आपने वो चीज़ भी नहीं देखी है, वो सारी वीडियोस नहीं देखी हैं, तो आप जल्दी से जाके उन्हें चेकआउट कर सकते हैं। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, क्योंकि अभी हमारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की सीरीज़ चल रही है जिसमें मैं आपको सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस करवा रही हूँ जो कि एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अब हम उसी सीरीज़ को आगे बढ़ाते हुए आज भी हम इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को कवर करेंगे जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। चलिए फिर स्टार्ट करते हैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की नेक्स्ट वीडियो। ओके, जैसे कि आप सभी देख सकते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है हमारा वो है, भारतीय संविधान में शिक्षा से संबंधित विभिन्न प्रावधान कौन कौन से हैं। यानी जो भारतीय संविधान है उसमें शिक्षा से संबंधित जो जो प्रावधान दिए गए हैं उन सभी प्रावधानों के बारे में हमें इस क्वेश्चन में बताना है। तो फर्स्ट जो प्रस्तावना है या थोड़ी सी भूमिका जो लिखनी है उसके रूप में आप लिख सकते हैं, भारतीय संविधान में शिक्षा से संबंधित विभिन्न प्रावधानों की चर्चा करने के लिए हम संविधान में निहित उन अनुच्छेदों और प्रावधानों का उल्लेख करेंगे जो शिक्षा के क्षेत्र में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। यह प्रावधान भारतीय नागरिकों के शिक्षा के अधिकारों को सुनिश्चित करने और शिक्षा के महत्व को स्थापित करने के लिए बनाए गए हैं। अब वो कौन कौन से हैं, अब हम उन्हीं को ऊपर चर्चा करेंगे। यानी जो भारतीय संविधान में शिक्षा से संबंधित जो प्रावधान हैं उनके ऊपर चर्चा करेंगे। तो पहला प्रावधान आप लिख सकते हैं, शिक्षा का अधिकार, जो कि हमारा अनुच्छेद 21A में लिखा गया है। भारतीय संविधान का जो अनुच्छेद 21A है उसमें 68वें संविधान संशोधन द्वारा 2002 में इसे जोड़ा गया था, जिसके अंतर्गत 6 से 14 वर्ष के सभी बच्चों को निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा देने की बात की गई है। ठीक है, इसके अंतर्गत। और इस अनुच्छेद के अंतर्गत जो राज्य है उसका ये कर्तव्य है कि वो अपने इलाके के जो बच्चे हैं उन सभी को निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा दे सके, और ये एक मौलिक अधिकार के रूप में रखा गया है, जिसे हम भाग 3 में देख सकते हैं। नेक्स्ट आप इसमें लिखेंगे शिक्षा और समानता, जो कि हमारी अनुच्छेद 14, 15 और 16 के अंतर्गत हम देख सकते हैं। जो अनुच्छेद 14 है उसके अंतर्गत हम देखते हैं कि किसी भी व्यक्ति के साथ कानून के समक्ष भेदभाव नहीं होगा, यानी सभी समान है। अनुच्छेद 14 के तहत सभी लोग समान हैं कानून के सामने। ठीक है। अनुच्छेद जो 15 है वो कहता है कि धर्म, जाति, लिंग या जन्म स्थान के आधार पर कोई भी भेदभाव नहीं करेगा। और अनुच्छेद 16 जो है वो सार्वजनिक रोजगार के समानता के अधिकार को सुनिश्चित करने की बात करता है। ये जो अधिनियम है ये हमने लास्ट वीडियो में भी देखे थे, अगर आपने लास्ट वीडियो नहीं देखी है तो आप उसको भी चेकआउट कर सकते हैं। ठीक है, आगे चलेंगे। आगे है हमारा सांस्कृतिक और शैक्षणिक अधिकार, जो कि हमारे अनुच्छेद 29 और 30 में दिए गए हैं। जो 29 है अनुच्छेद, यानी अनुच्छेद 29 जो है वो भाषा, लिपि और संस्कृति का संरक्षित करने का अधिकार प्रदान करता है। और जो अनुच्छेद 30 है वो अल्पसंख्यक जो समुदाय हैं उन्हें अपने जो शैक्षणिक संस्थान हैं और जो उतनी भी चीज़ें हैं उनको स्थापित करने का अधिकार देता है। ठीक है, अब नेक्स्ट आप इसमें लिख सकते हैं निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा, जो कि हमारे अनुच्छेद 45 में दी गई है। हमारा जो अनुच्छेद 45 है संविधान का उसमें निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा की बात की गई है, जो कि 6 वर्ष के बच्चों तक के लिए है। यानी राज्य जो है वो 6 साल के बच्चों को अनिवार्य और निःशुल्क शिक्षा प्रदान कर सकता है। ठीक है, लेकिन ये जो है ये कोई मौलिक अधिकार नहीं है, यानी ये जो है ये हमारा मौलिक अधिकार नहीं है। अगर राज्य चाहे तो ऐसा कर सकता है। ठीक है, लेकिन जो हमारा संविधान है वो उस पर जोर नहीं दे सकता है कि नहीं ये चीज़ करनी ही है। ठीक है, नेक्स्ट आप इसमें लिख सकते हैं संविधान का भाग 4 निर्देश सिद्धांत। भारतीय संविधान का भाग 4 विभिन्न निर्देशिक सिद्धांत दिशा निर्देश
नीतिगत दिशा निर्देश प्रदान करता है, जिसका उद्देश्य शिक्षा के क्षेत्र में सुधार और विकास करना है, जिसमें अनुच्छेद 41 और 46 को रखा गया है। जो 41 अनुच्छेद है उसके अंतर्गत राज्य शिक्षा के साथ साथ काम, सहायता और बेरोजगारी, बुढ़ापे, बीमारी और अक्षमता के मामले में सार्वजनिक सहायता प्रदान करने की बात करता है। और जो अनुच्छेद 46 है इसमें राज्य, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और अन्य जो कमजोर वर्ग होते हैं उनके शैक्षिक आर्थिक हितों की सुरक्षा के लिए विशेष प्रावधान करता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ेंगे। अब हम देखेंगे शिक्षा का अधिकार अधिनियम, जो कि 2009 में आया था, जो कि भारतीय संविधान अनुच्छेद 21A के अंतर्गत रखा गया है, जो 2009 में आया था। और इसके अंतर्गत जो भी बच्चे होते हैं उनको निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा देने की बात की गई है, जिसके अंतर्गत 6 से 14 वर्ष के बच्चों को लाया गया है। अब हम नेक्स्ट देखेंगे शिक्षा और समान कल्याण, जो कि हमारा अनुच्छेद 46 में रखा गया है। किस तरह से इसको देख सकते हैं, चलिए इसको देखते हैं। अनुच्छेद 46 राज्य को कमजोर वर्ग, विशेष रूप अनुसूचित जाति और जनजाति के शैक्षणिक और आर्थिक हितों की रक्षा और प्रोत्साहन देने के निर्देश देता है। यह शिक्षा के माध्यम से सामाजिक और आर्थिक सुधारों को बढ़ावा देने का एक महत्वपूर्ण साधन है। ठीक है, अब नेक्स्ट देखेंगे मदरसा और धार्मिक शिक्षा, जो कि हमारे अनुच्छेद 28 में रखे गए हैं। अनुच्छेद जो 28 है वो धार्मिक शिक्षा से संबंधित है और इसके अनुसार राज्य द्वारा संचालित या राज्य से सहायता प्राप्त शैक्षणिक संस्थान में धार्मिक शिक्षा नहीं दी जा सकती। यानी जो राज्य द्वारा संचालित है या राज्य चला रहा है, जैसे कि गवर्नमेंट स्कूल हो गए, उसमें धार्मिक शिक्षा नहीं दी जा सकती। हालांकि ऐसे संस्थान जो पूरी तरह से निजी हैं, यानी कुछ ऐसे संस्थान हैं जो पूरी तरह से निजी हैं, उनमें धार्मिक शिक्षा दी जा सकती है। ठीक है, अब हम इसका देखेंगे निष्कर्ष। क्या आप इसका निष्कर्ष किस तरह से लिख सकते हैं, तो इसका निष्कर्ष में आप लिख सकते हैं भारतीय संविधान में शिक्षा से संबंधित विभिन्न प्रावधान देश के प्रत्येक नागरिक को शिक्षा के अधिकारों की गारंटी देता है। यह प्रावधान सुनिश्चित करते हैं कि शिक्षा सभी के लिए सुलभ हो और यह किसी भी प्रकार के भेदभाव से मुक्त हो। संविधान ने शिक्षा को मौलिक अधिकारों में शामिल कर इसे नागरिकों के जीवन का अभिन्न हिस्सा बनाया है। इसके साथ ही राज्य को यह सुनिश्चित करने का निर्देश दिया गया है कि शिक्षा सभी के लिए न केवल उपलब्ध हो बल्कि इसका स्तर भी उच्च हो, ताकि समाज के प्रत्येक वर्ग को समान अवसर मिल सके। यानी जो हमारे अधिकार हैं वो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो जाते हैं, मौलिक अधिकार, ताकि सभी को समान शिक्षा मिल सके और सभी लोग आगे बढ़ सकें। आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। चलिए फिर हम लोग चलेंगे आगे क्वेश्चन की तरफ। जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है संघ में विधायी शक्तियों से आपका क्या तात्पर्य है। विधायी शक्ति के वितरण पर विस्तार से चर्चा कीजिए। यानी जो संघ होता है उसमें जो विधायी शक्तियाँ होती हैं वो क्या है और विधायी शक्तियों का जो वितरण है उससे आपका क्या तात्पर्य है। चलिए हम इस क्वेश्चन की भूमिका देख लेते हैं कि भूमिका के रूप में आप क्या लिख सकते हैं। संघ में विधायी शक्तियों का तात्पर्य उन शक्तियों से है जो भारतीय संविधान के तहत संसद और राज्य विधानसभा के बीच विभाजित की गई हैं। यानी ऐसी शक्तियाँ जो भारतीय संविधान द्वारा संसद और राज्य विधानसभा के बीच में विभाजित की गई है, यानी बांटी गई हैं। विधायी शक्तियों का वितरण संघीय व्यवस्था का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है और यह संविधान के अनुच्छेद 245 और 255 तक में विस्तृत रूप से वर्णित है। इन प्रणालियों का उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि केंद्र और राज्य के बीच शक्तियों का स्पष्ट विभाजन हो, जिससे भारत की संघीय संरचना को मजबूती मिल सके। ठीक है, यह आप प्रस्तावना में लिख सकते हैं कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाती है। अब हम देखेंगे विधायी शक्ति का वितरण किस तरह से किया जाता है, यानी जो हमारी विधायी शक्तियाँ हैं उनका वितरण किस तरह से किया गया है। तो पहला होते हैं हमारी संघ सूची। देखिए जो संघ सूची होती है उसके अंतर्गत जो विषय रखे गए हैं उन पर जो अधिकार होता है वो केंद्र का होता है और इन पर जो और इसके अंतर्गत जो विषय रखे गए हैं वो है रक्षा, विदेश मामले, परमाणु ऊर्जा, रेलवे, बैंकिंग, मुद्रा और संचार के जितने भी विषय होते हैं वो सभी केंद्र सूची में रखे गए हैं और इन पर जो कानून बनाता है वो केंद्र बनाता है। ठीक है, नेक्स्ट होता है हमारा राज्य सूची। राज्य सूची जो है वो राज्य विधानसभा के अंतर्गत आ जाती है और राज्य सूची में पुलिस, लोक स्वास्थ्य, कृषि, जेल, स्थानीय सरकारी और सार्वजनिक व्यवस्था जो होती है ऐसे विषयों को रखा गया है। और जो राज्य सूची होती है इसके ऊपर राज्य सरकार कानून बनाती है और उन्हीं को पालन करवाती है। ठीक है, अब नेक्स्ट जो सूची आ जाती है वो होती है हमारी समवर्ती सूची। अब देखिए समवर्ती सूची जो होती है उसमें संसद और राज्य विधानसभा जो होती है दोनों मिलकर कानून बनाती है और इसके जो विषय होते हैं वो शिक्षा होती है, श्रम होता है, वन होते हैं, विवाह होता है, तलाक होता है, दिवालियापन होता है, नागरिक प्रक्रिया होते हैं। ये सभी जो विषय हैं वो हमारे समवर्ती सूची में आते हैं। अगर किसी पॉइंट को या किसी मुद्दे को लेकर दोनों राज्य में और केंद्र में विवाद हो
तो जो केंद्र है उसकी मान्यता प्रदान होगी, यानी जो केंद्र कानून बनाएगा उसे मान्यता दी जाएगी। ये ऐसी सिचुएशन हम देख सकते हैं समवर्ती सूची में। अब हम देखेंगे अवशिष्ट जो शक्तियां होती हैं, अवशिष्ट शक्तियों को देख लेते हैं। अवशिष्ट शक्तियां वह शक्तियां होती हैं जो संघ, राज्य और समवर्ती सूचीबद्ध नहीं है, यानी जो ऐसी शक्तियां हैं जो ना तो संघ के पास है, ना राज्य के पास है और ना ही समवर्ती सूची के अंतर्गत सूचीबद्ध की गई हैं, उन्हें अवशिष्ट शक्तियों के रूप में जाना जाता है। इन शक्तियों पर कानून बनाने का अधिकार केंद्र के पास है। ठीक है, तो इन शक्तियों का जो अधिकार होता है वो केंद्र के पास होता है। ऐसे जो अधिकार होते हैं वो मोस्टली केंद्र के पास होते हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ेंगे। आगे आप इसमें लिख सकते हैं विधायी शक्ति के वितरण की विशेषताएं, यानी जो हमारी विधायी शक्ति होती है उसके जो वितरण है उसकी क्या विशेषताएं होती हैं। पहला आप लिख सकते हैं संघीय व्यवस्था की मजबूती, यानी जो संघीय व्यवस्था होती है इसमें बहुत ज़्यादा मजबूत होती है और यह संघीय संरचना को मजबूत बनाने का कार्य करती है। केंद्र और राज्य के बीच शक्ति का विशिष्ट विभाजन करती है ताकि कोई भी विवाद पैदा ना हो। दोनों की भूमिकाओं और जिम्मेदारियों को निश्चित करती है कि कौन क्या कार्य करेगा और एकता और अखंडता को सुनिश्चित करने का कार्य करती है। नेक्स्ट आप इसमें लिख सकते हैं विवाद समाधान की प्रक्रिया, यानी जो हमारी विधायी शक्तियां होती हैं वो विवाद जो समाधान होते हैं उनको बनाए रखती हैं और ये केंद्र और राज्य के बीच विवाद उत्पन्न होने से रोकती हैं और संसद के कानूनों को प्राथमिकता दी जाती है, यानी जो संसद होती है उसके जो कानून होते हैं उनको प्राथमिकता दी जाती है। इसके अलावा ऐसे मामलों में सर्वोच्च न्यायालय अंतिम न्याय अधिकारी के रूप में कार्य करता है और अगर किसी में ऐसा हो कि राज्य और जो केंद्र है दोनों के बीच में मतभेद हो जाए, उच्च न्यायालय का जो निर्णय होगा वो अंतिम निर्णय होता है। ठीक है, आगे चलेंगे। आगे आप इसमें लिख सकते हैं आपातकाल के दौरान विधायी शक्तियां। आपातकाल के दौरान केंद्रीय सरकार को राज्य सूची के विषयों पर भी कानून बनाने का अधिकार होता है। यह प्रावधान आपातकालीन स्थिति में केंद्रीकरण को सुनिश्चित करता है जिससे त्वरित और प्रभावी निर्णय लिया जा सके, यानी आपातकाल की स्थिति में जो भी शक्तियां होती हैं वो सारी ही केंद्र के पास आ जाती हैं। नेक्स्ट अब हम देखेंगे विधायी शक्ति के वितरण की चुनौतियां, यानी जो विधायी शक्ति होती है इसका जो वितरण है, जो बंटवारा है उसमें क्या क्या चुनौतियां आती हैं। तो पहला आप लिख सकते हैं शक्तियों का असंतुलन। हालांकि विधायी शक्तियों का वितरण संविधान में स्पष्ट रूप से वर्णित है, फिर भी कुछ मामलों में केंद्र और राज्य के बीच शक्तियों के असंतुलन देखा जा सकता है। उदाहरण के लिए समवर्ती सूची के विषयों पर केंद्रीय कानूनों को प्राथमिकता देना कभी कभी राज्य की स्वायत्ता को कमजोर कर देता है, यानी कभी कभी जो समवर्ती सूची होती है अगर हम केंद्र को स्वायत्ता देते हैं तो कभी कभी ऐसा होता है जो राज्य होती है उसकी जो स्वायत्ता होती है वो कम हो जाती है, यानी उसके जो अधिकार होते हैं वो कम हो जाते हैं। इसीलिए कभी कभी इसमें थोड़ा सा झगड़ा या फिर ये कहें थोड़ी सी अनबन देखी जा सकती है। नेक्स्ट अब हम देखेंगे केंद्रीय राज्य संबंधों में तनाव। किस तरह से विधायी शक्तियों के वितरण के कारण कभी कभी केंद्रीय और राज्य के बीच तनाव उत्पन्न हो सकते हैं, विशेष रूप से उन मामलों में जहां राज्य अपने अधिकार क्षेत्र में कानून बनाना चाहते हैं लेकिन केंद्र की नीतियां उनके विपरीत हो जाती हैं। यह स्थिति केंद्र राज्य संबंधों में खींचा तनाव का कारण बन जाती हैं, यानी कभी कभी ऐसा होता है कि राज्य जो है वो नीतियां बनाना चाहता है पर केंद्र बना देता है, जिसकी वजह से जो आपस के संबंध हैं वो थोड़े से बिगड़ जाते हैं और तनाव की स्थिति पैदा हो जाती है। नेक्स्ट आप इसमें लिख सकते हैं नमोनिवेश और अवशिष्ट शक्तियां। अवशिष्ट शक्तियों का अधिकार केंद्र के पास होने के कारण नए उभरते क्षेत्रों में भी राज्य सरकारों की सीमित भूमिका हो सकती है। यह स्थिति राज्य सरकार को नवाचार और विकास में पीछे कर सकती है, यानी जो अवशिष्ट शक्तियां होती हैं वो तो सारी केंद्र के पास होती हैं जैसे कि मैंने अभी आपको बताया था, जिसकी वजह से जो नए उभरते क्षेत्र हैं, नए राज्य हैं, उनमें जो नयापन है या फिर उनका जो विकास है वो कहीं ना कहीं पीछे रह जाता है, क्योंकि केंद्र ही उसमें कानून बनाता है, जिसकी वजह से कहीं ना कहीं वो पीछे रह जाते हैं। ठीक है, अब हम इसमें देखेंगे इसका निष्कर्ष क्या। आप इसके निष्कर्ष में क्या लिख सकते हैं? आप इसके निष्कर्ष में लिख सकते हैं संघ की विधायी शक्तियों का वितरण भारतीय संघीय ढांचे का एक महत्वपूर्ण अंग है। यह न केवल केंद्र और राज्य के बीच संतुलन और समन्वय सुनिश्चित करता है बल्कि संघीय एकता को भी मजबूत करता है। हालांकि यह प्रणाली समय समय पर चुनौतियों का सामना करती है, लेकिन संविधान के प्रावधान और न्यायिक समीक्षा इसे संतुलित बनाए रखने में सहायक होती हैं। अतः यह विधायी शक्तियों का वितरण ही है जो भारत की विधायिका में एकता की भावना को बनाए रखने में सहायक है। यानी अगर ये बंटवारा ना हो तो बहुत ज़्यादा
झगड़े देखने को मिल सकते हैं, या फिर एक ही व्यक्ति या फिर एक ही राज्य का वर्चस्व देखने को मिल सकता है। इसीलिए ये जो विभाजन है ये इम्पॉर्टेंट है कि शक्तियों का हमने विभाजन कर रखा है ताकि जो विकास है वो आसानी से हो सके। हालांकि इसमें कुछ चुनौतियां भी हमने देखी थी, पर इतनी तो थोड़ी बहुत चलती हैं क्योंकि चुनौतियां भी होनी ज़रूरी हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ेंगे। आगे जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है हमारा, पंचायत और नगरपालिका स्वशासन की संस्थाओं के रूप में कैसे कार्य करती हैं। यानी इसमें हमें पंचायत और नगरपालिका के जो स्वशासन है वो किस तरह से एक संस्था के रूप में कार्य करती हैं, ये हमें इस क्वेश्चन में बताना है। चलिए फिर इसको स्टार्ट करते हैं इसके परिचय से कि आप इसके परिचय में क्या लिख सकते हैं। परिचय में आप लिख सकते हैं, पंचायत और नगरपालिका भारतीय लोकतंत्र की जड़ें मजबूत करने वाली महत्वपूर्ण संस्थाएं हैं। यह संस्थाएं भारतीय संविधान द्वारा स्थापित की गई हैं। यानी देखिए, जो पंचायती राज व्यवस्था है वो भारतीय संविधान द्वारा ही लागू की गई है, जिसकी वजह से हम भारतीय संविधान की इसे जड़ भी कह सकते हैं। ताकि नागरिकों को स्थानीय स्तर पर शासन में भागीदारी का अधिकार मिल सके, पंचायती ग्रामीणों क्षेत्रों में और नगरपालिका शहरी क्षेत्रों में शासन की व्यवस्था करती है। यानी अगर हम गांवों की बात करें तो वहाँ पर पंचायती राज व्यवस्था, और नगरों की बात करें तो वहाँ पर नगरपालिका जो है वो शहरों में कार्य करती है। इस लेख में हम पंचायती और नगरपालिका के स्वशासन की संस्था के रूप में कार्य करने की तरीकों को विस्तार से चर्चा करें। यानी इसके अंतर्गत हम जो पंचायती राज व्यवस्था है और नगरपालिका है, इसके स्वशासन को अच्छे से जानने का प्रयास करेंगे। चलिए फिर हम इसको अच्छे से जानने का प्रयास करते हैं। चलिए अब हम देखेंगे पंचायत प्रणाली के पंचायत प्रणाली क्या होती है। पंचायत प्रणाली जो है वो 73वें संविधान संशोधन द्वारा जोड़ी गई थी, जो कि 1992 में जोड़ी गई थी। और इसके तहत जो पंचायती राज व्यवस्था है उसको 3 स्तरों में विभाजित किया गया था। पहला जो स्तर है वो है हमारा ग्राम पंचायत। ग्राम पंचायत जो होता है वो सबसे निम्न स्तर होता है, जो गाँव के स्तर पर कार्य करता है, और यहाँ का जो मुखिया होता है उसे चुनावों द्वारा चुना जाता है। और यहाँ पर जो छोटी मोटी चीज़ें होती हैं, मतलब जो गांव की चीज़ें होती हैं, उनको करवाया जाता है। और इसके अंतर्गत कार्य जो होते हैं वो सड़क हो गया, पानी की उपलब्धता होगी, शिक्षा हो गई, स्वास्थ्य हो गया, ऐसी सुविधाओं को इसके अंतर्गत रखा जाता है। ठीक है, नेक्स्ट जो स्तर होता है वो होता है हमारा पंचायती समिति, जो कि ब्लॉक समिति के अंतर्गत आता है, यानी ब्लॉक समिति भी इसको बोल देते हैं। ये ग्राम पंचायत के प्रमुख प्रतिनिधित्व करते हैं। पंचायत समिति में मुख्य कार्य जो होता है वो विभिन्न ग्राम पंचायतों के कार्यों को समन्वय करना और उन्हें विकास योजना के लिए मार्गदर्शन प्रस्तुत करना होता है। यानी ये सेकंड नंबर का होता है। थर्ड जो होता है वो होता है हमारा जिला परिषद। जिला परिषद जो होता है वो उच्च लेवल का होता है, और इसके अंतर्गत जो पूरे ज़िले की चीज़ें होती हैं उसको रखा जाता है, और पूरे ज़िले की जो समस्याएं होती हैं उन पर कार्य किया जाता है और उनको सुचारू रूप से चलाया जाता है। ठीक है, चलिए आगे चलेंगे। अब हम देखेंगे नगर पालिका प्रणाली क्या होती है। तो देखिए, नगर पालिका प्रणाली जो है वो भारतीय संविधान में 74वें संविधान संशोधन द्वारा जोड़ी गई थी, और ये भी 1992 में इसको जोड़ा गया था, जो कि शहरी क्षेत्रों में स्वास्थ्य की व्यवस्था को करती है। यानी जो नगर पालिका व्यवस्था होती है ये शहरी क्षेत्रों में होती है, और इसको भी 3 प्रमुख श्रेणियों में बांटा जा सकता है। पहली श्रेणी होती है हमारी नगर पंचायत। नगर पंचायत जो होती है ये छोटे शहरों में होती है, और ये गांव कस्बे ऐसी जगहों पर पाई जाती है। यानी ऐसी जगहों पर ये होती है। नगर पंचायत का जो कार्य होता है वो एक सीमित कार्य होता है, लेकिन यह जो है ये शहरीकरण की प्रक्रिया में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। नेक्स्ट होती है हमारी नगर पालिका। नगर पालिका जो होती है वो इनसे थोड़े से बड़े लेवल पे पाई जाती है। यानी थोड़े से बड़े जो शहर होते हैं उन क्षेत्रों में ये नगर पालिका पाई जाती है, और इसका जो प्रमुख कार्य होता है वो सड़क, जल आपूर्ति, सफाई और स्वास्थ्य सेवा से संबंधित होता है। फिर होती है हमारी नगर निगम। जो नगर निगम होती है वो मेनली शहरों में पाई जाती है, यानी सबसे बड़े स्तर पर पाई जाती है, और ये कार्य विस्तृत होती है। यानी इसका कार्य जो होता है वो बहुत ज़्यादा होता है, और ये सेवाओं को संचालित रूप से चलाने का कार्य करती है। नगर निगम का जो प्रमुख होता है उसे महापौर के नाम से जाना जाता है, और जो नगर निगम कार्यवाही का नेतृत्व करता है, यानी जो नगर निगम का एक तरह से नेता होता है। ठीक है, अब हम देखेंगे स्वशासन के क्या क्या लाभ होते हैं। ठीक है, पंचायत और नगर पालिका जो होती है, पंचायत और नगर पालिका प्रणाली के तहत स्वशासन की व्यवस्था को निम्नलिखित लाभों में बांटा जा सकता है। यानी पहला लाभ हम लिख सकते हैं स्थानीय भागीदारी। यानी जो स्थानीय लोग होते हैं वो इसमें भागीदारी ले पाते हैं, और जो अपनी समस्याएं होती हैं उनको सीधे तौर पर उन्हें सॉल्व कर पाते हैं। ठीक है, नेक्स्ट आप इसमें लिख सकते हैं लोकतांत्रिक जागरूकता। यानी इसके अंतर आने के बाद में लोगों में जो सामाजिक और राजनीतिक जागरूकता होती है वो पैदा होती है।
लोकतंत्र में हमारा जो संविधान है उसमें क्या लिखा गया है, इस बारे में लोगों को पता चल पाता है। नेक्स्ट आप इसमें लिख सकते हैं स्थानीय विकास, यानी इसके अंतर्गत जो हमारी पंचायती राज व्यवस्था होती है और नगर पालिका के अंतर्गत हम देख सकते हैं ये छोटे लेवल पर काम करती है, जिसकी वजह से जो स्थानीय विकास होता है उसमें वृद्धि होने लगती है और जो स्थानीय विकास है वो अच्छी तरीके से हो पाता है। ठीक है, नेक्स्ट अब आप इसमें लिख सकते हैं पारदर्शी और उत्तरदायित्वता, यानी जो स्वशासन की व्यवस्था होती है इसमें पारदर्शिता और उत्तरदायित्वता होती है, जिसकी कारण जो भ्रष्टाचार होती है उसकी जो संभावना होती है वो कम हो जाती है। अब हम देखेंगे इसके अंतर्गत क्या क्या चुनौतियां आती हैं। अब इसमें देखिए ये हालांकि बहुत अच्छे से कार्य करती है, लेकिन फिर भी इसके अंतर्गत कुछ चुनौतियां आ जाती हैं। पहला चुनौती आप लिख सकते हैं वित्तीय संसाधन की कमी, यानी जो वित्तीय संसाधन होते हैं वो पंचायती और नगर पालिका के पास में कम होते हैं, जिसकी वजह से जो सुविधा होती है उसमें कमी आ जाती है। नेक्स्ट आप इसमें लिख सकते हैं प्रशासनिक अक्षमता, यानी इसके अंतर्गत जो हमारी कई बार पंचायतों और नगर पालिकाओं के निर्वाचन प्रतिनिधित्वों में प्रशासन दक्षता की कमी आती है, जिससे निर्णय लेने की प्रक्रिया धीमी हो जाती है। ठीक है, नेक्स्ट आप इसमें कमी लिख सकते हैं केंद्रीय और राज्य सरकार का हस्तक्षेप, यानी इसके अंतर्गत कभी कभी केंद्रीय और राज्य सरकार का हस्तक्षेप देख सकते हैं पंचायतों में और नगर पालिकाओं में, जिसकी वजह से ये भी एक चुनौती का रूप ले लेती है। ठीक है, आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। चलिए अब हम देखेंगे इसका निष्कर्ष, क्या आप इसके निष्कर्ष में क्या लिख सकते हैं। पंचायत और नगर पालिकाएं भारतीय लोकतंत्र की नींवों को मजबूत करने वाली संस्थाएं हैं। यह संस्थाएं स्थानीय स्तर पर नागरिकों को स्वशासन का अधिकार प्रदान करती हैं, जिससे न केवल लोकतांत्रिक मूल्यों का विकास होता है बल्कि स्थानीय स्तर पर विकास कार्यों का प्रभावी संचालन भी सुनिश्चित होता है। हालांकि इनकी कार्यप्रणाली को और अधिक प्रभावी बनाने के लिए वित्तीय संसाधन की उपलब्धता, प्रशासनिक दक्षता में सुधार और स्वतंत्रता सुनिश्चित करने की दिशा में प्रयास किए जाने चाहिए। यानी ये अभी भी बहुत अच्छे से कार्य कर रही हैं और अगर हमें इससे और भी अच्छे से कार्य करवाना है तो हमें इसकी जो उपलब्धता है, प्रशासनिक दक्षता है और सुधार है, स्वतंत्र सुनिश्चितता है, इसमें थोड़ी सी सुधार की आवश्यकता है ताकि ये और ज़्यादा अच्छे लेवल पर काम कर पाए। ओके, चलिए फिर आगे देखेंगे। आगे जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है वो है हमारा सरकार में विधायिका और कार्यकारी अंगों की शक्तियों और कार्यों का विस्तार से वर्णन कीजिए। यानी इसमें आपको जो विधायिका है उसके जो अंग है वो बताने हैं और इसके जो कार्यकारी अंग होते हैं उनके जो शक्तियां हैं उनके बारे में आपको बताना है। तो देखिए इसके इंट्रो में आप लिख सकते हैं, परिचय में आप इस तरह से लिख सकते हैं, सरकार का उद्देश्य जनता की सेवा करना और देश की सुरक्षा व विकास सुनिश्चित करना होता है। इसके लिए सरकार को 3 मुख्य अंगों के विभाजन किया गया है, विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका। मेनली हम इसमें विधायिका के बारे में चर्चा करेंगे क्योंकि हमारे क्वेश्चन में विधायिका के बारे में ही पूछा है, लेकिन परिचय में हम तीनों का नाम लिख सकते हैं क्योंकि विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका को मिलकर ही कोई सरकार बनती है, जिसमें से विधायिका और कार्यकारी अंगों की भूमिका और शक्ति अत्यधिक महत्वपूर्ण होती है। इन अंगों के कार्यों और शक्तियों का विस्तार से हम चर्चा करेंगे। चलिए फिर हम इसको विस्तार से देख लेते हैं। पहले हम देखेंगे विधायिका क्या होती है। तो देखिए विधायिका जो है वो सरकार का एक ऐसा अंग होता है जो कानून बनाने का कार्य करता है। ठीक है, ये संसद विधानमंडल के रूप में कार्य करता है, यानी ये जो है ये विधानमंडल के रूप में कार्य करता है। अब इसके जो प्रमुख कार्य होते हैं वो कौन कौन से होते हैं। पहला होता है हमारा कानून बनाना, यानी जो विधायिका होती है इसी के द्वारा कानून बनाया जाता है और कानून को सशक्त रूप से लागू करवाया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट नीति निर्धारण, यानी विधायिका जो है वो सरकार की नीतियों का निर्धारण करती है और ये तय करती है कि सरकार जो है वो कौन सी नीतियां लागू करेगी और उनको कितने टाइम तक लागू किया जाएगा। नेक्स्ट है हमारा वित्तीय नियंत्रण, यानी जो विधायिका होती है वो सरकार के वित्तीय मामलों को भी नियंत्रण कर पाती है। यानी जो विधायिका होती है उसके पास सरकार के जो वित्तीय मामले होते हैं उनको नियंत्रण करने का भी अधिकार होता है। ये बजट को मंजूरी और सरकारी खर्च को निगरानी करती है और बजट को जो मंजूरी दी जाती है, जो कि हमारे पूरे ही देश का बजट पेश होता है, वो विधायिका द्वारा ही किया जाता है और जो सरकार के खर्च होते हैं उन्हें भी मंजूरी विधायिका द्वारा ही दी जाती है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ेंगे आगे और इसके कार्य देख लेंगे। इसके कार्यों में आप लिख सकते हैं सरकार की जवाबदेही। विधायिका जो है वो एक ऐसा अंग होता है जो जवाबदेही सुनिश्चित करता है कि सभी अंगों को जवाबदेही होना चाहिए सरकार के जनता के तहत, ताकि जनता के समक्ष, ताकि सभी लोग जो हैं वो जवाबदेह हो सकते हैं। नेक्स्ट आप इसमें लिख सकते हैं लोक प्रतिनिधित्व। विधायिका जनता के प्रतिनिधियों से मिलकर बनती है जो जनता की आवाज़ को संसद में प्रस्तुत करते हैं और जो विधायिका होती है वो जनता के प्रतिनिधियों से ही मिलकर बनी होती है जो कि जनता की आवाज़ को संसद में लेकर जाते हैं और जनता के हितों की बात करते हैं। ठीक है, अब हम देखेंगे कार्यांग। जो
विधायिका होती है इसके जो कार्य अंग है, देखिए विधायिका जो है इसके बहुत सारे कार्य अंग हैं जो कि बहुत अच्छी तरीके से कार्य करते हुए हमें दिखाई देते हैं। अब हम इनके कार्य अंगों के ऊपर चर्चा कर लेंगे कि इनके कौन कौन से कार्य अंग होते हैं। तो पहला आप इसमें लिख सकते हैं कानूनों का कार्यान्वयन, यानी जो कानूनों का कार्यान्वयन होता है ये कार्य अंग विधायिका द्वारा बनाए गए कानूनों को लागू करता है और सुनिश्चित करता है कि वह कानून सही ढंग से चल रहे हों। नेक्स्ट आप इसमें लिख सकते हैं प्रशासनिक कार्य, यानी ये जो है ये कार्यकारी अंग देश के प्रशासनिक कार्यों का संचालन करता है और इसमें पुलिस, सेना और अन्य जो सरकारी विभाग आते हैं वो शामिल हो जाते हैं। नेक्स्ट आप इसमें लिख सकते हैं विकास योजना का कार्यान्वयन, कार्यकारी अंग विकास योजना को लागू करते हैं और जनता के लिए सुविधाओं का विस्तार करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट आप इसमें लिख सकते हैं विदेश नीतियों का निर्माण, यानी जो कार्यकारी अंग होते हैं वो विदेश नीतियों का निर्माण करते हैं और अंतर्राष्ट्रीय संबंधों को संभालने का कार्य करते हैं। नेक्स्ट आप इसमें लिख सकते हैं आपातकालीन स्थिति में कार्य, यानी जो कार्य अंग होते हैं वो आपातकालीन स्थिति में विशेष कार्य करते हैं और देश की सुरक्षा सुनिश्चित करते हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ेंगे। आगे अब हम देखेंगे विधायिका और कार्यकारी के बीच के संबंध, यानी जो विधायिका होती है और जो कार्यकारी होते हैं इनके बीच के संबंध कैसे होते हैं। विधायिका और कार्यकारी अंग एक दूसरे से जुड़े होते हैं क्योंकि ये दोनों एक साथ ही कार्य करते हैं, एक दूसरे के कार्यों को संतुलित करते हैं। विधायिका कानून बनाती है और कार्यकारी उन्हें लागू करती है, यानी विधायिका जो है वो कानून बनाएगी और कार्यकारी जो है उसे लागू करने का कार्य करेंगे। साथ ही विधायिका कार्यकारी और निगरानी भी करती है और इन्हें जवाबदेही बनाती है। इस प्रकार ये दोनों अंग एक दूसरे से पूरक होते हैं और सरकार के सुचारू संचालन में योगदान करते हैं। ठीक है, आई होप आपको समझ में आ गया होगा। दोनों ही एक दूसरे के क्योंकि पूरक होते हैं, अगर एक नहीं है तो दूसरा भी कार्य नहीं कर पाएगा, क्योंकि कानून बन गया और लागू ही नहीं होगा तो उसका क्या फायदा। और जब तक कानून लागू ना हो उसे सुचारू रूप से पालन ना किया जाए तो उस चीज़ का कोई फायदा नहीं होता। इसीलिए जो विधायिका है जितनी इम्पोर्टेंट विधायिका है उतनी ही इम्पोर्टेंट हमारी कार्यकारी भी होते हैं ताकि उस चीज़ को लागू किया जा सके। चलिए अब हम इसका निष्कर्ष देख लेते हैं कि आप इसके निष्कर्ष में क्या लिख सकते हैं। विधायिका और कार्यकारी अंग सरकार के महत्वपूर्ण स्तंभ है। विधायिका कानून बनाने का कार्य करती है जबकि कार्यकारी अंग उन्हें लागू करते हैं। दोनों अंगों के बीच संतुलन बनाए रखने से ही सरकार का सही संचालन संभव हो पाता है। इस प्रकार विधायिका और कार्यकारी अंगों की भूमिका और सशक्त लोकतांत्रिक शासन प्रणाली में अत्यंत महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। जैसे कि मैंने अभी बताया दोनों ही एक दूसरे के पूरक हैं, अगर एक नहीं होगा तो दूसरे के होने से भी कोई फायदा नहीं होता। तो इसीलिए दोनों का होना और दोनों में संतुलन बनाकर कार्य करना बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो जाता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ेंगे। आगे जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है हमारा आरटीआई के विशेष संदर्भ में शिक्षा के विधायिका और न्यायपालिका की भूमिका पर चर्चा कीजिए, यानी जो आरटीआई है उसके विशेष संदर्भ में जो हमारी विधायिका और न्यायपालिका है उसकी भूमिका पर हमें चर्चा करनी है। चलिए देख लेते हैं इसके परिचय में आप क्या लिख सकते हैं। तो इसके परिचय में आप लिख सकते हैं भारत में शिक्षा का अधिकार यानी राइट टू एजुकेशन जो कि 2009 में अधिनियम आया था। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 21A के तहत शिक्षा के मौलिक अधिकारों के रूप में मान्यता देता है, यानी जो राइट टू एजुकेशन है वो संविधान के अनुच्छेद 21A में रखा गया है जो कि एक मौलिक अधिकार है। इस अधिनियम के तहत 6 से 14 वर्ष की आयु के बच्चों को मुफ्त और अनिवार्य शिक्षा प्रदान करने का प्रावधान है। यह अधिनियम शिक्षा के क्षेत्र में विधायिका और न्यायपालिका की महत्वपूर्ण भूमिका को रेखांकित करता है। विधायिका इस कानून के माध्यम से शिक्षा के अधिकारों को सुनिश्चित करती है जबकि न्यायपालिका इस अधिकार को बनाए रखने और कानून बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। आई होप आपको इसका परिचय समझ में आ गया होगा कि परिचय में क्या लिखना है। अब जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है वो है हमारा विधायिका की भूमिका, यानी अब हम देखेंगे विधायिका की क्या भूमिका होती है। ठीक है, इसके अंतर्गत पहला पॉइंट आप लिख सकते हैं कानून निर्माण, यानी विधायिका जो है वो शिक्षा के अधिकारों को सुनिश्चित करती है। 2009 में शिक्षा का अधिकार अधिनियम पारित किया गया था जिसके अंतर्गत क्या था कि सभी बच्चों को सरकारी स्कूलों में मुफ्त और अनिवार्य शिक्षा दी जाएगी और जो प्राइवेट स्कूल होते हैं या निजी स्कूल होते हैं उसमें 25% जो सीटें हैं वो आरक्षित कर दी जाएंगी जो वंचित वर्ग के बच्चे होते हैं उनके लिए। नेक्स्ट आप इसमें लिख सकते हैं नीति निर्माण, यानी विधायिका द्वारा बहुत सारी नीतियाँ और योजनाएं बनाई गई हैं जिसमें से कुछ महत्वपूर्ण हैं जैसे कि सर्व शिक्षा अभियान और राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान जैसे कार्यक्रम शामिल है जो कि शिक्षा की गुणवत्ता को सुधारने और शिक्षा को अच्छी तरीके से आगे बढ़ाने का प्रयास करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट आगे चलेंगे। नेक्स्ट आप इसमें लिख सकते हैं
निगरानी और कार्यान्वयन भी विधायिका द्वारा बनाए गए कानूनों और नीतियों को प्रभावी कार्यान्वयन की निगरानी करना भी विधायिका की जिम्मेदारी है। इसके तहत सरकार समय समय पर शिक्षा के क्षेत्रों में सुधार लाने के लिए संशोधन करती रहती है, यानी समय समय पर जो चेंजेस आते हैं वो विधायिका द्वारा किए जाते हैं ताकि जो शिक्षा है उसको अच्छे से अच्छे लेवल पर ले जाया जा सके और सही सुव्यवस्थित ढंग से चलाया जा सके। अब हम देखेंगे न्यायपालिका की भूमिका कि जो न्यायपालिका है उसकी क्या भूमिका होती है। पहला आप लिख सकते हैं संवैधानिक संरक्षण, यानी जो न्यायपालिका होती है वो मौलिक अधिकारों के रूप में सुनिश्चित करती है कि जो हमारी भूमिका है, जो हमारे अधिकार हैं वो क्या हैं, और सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट से विभिन्न फैसलों में शिक्षा के अधिकारों की पुष्टि करती है। और जो न्यायपालिका है वही सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट से जितने भी फैसले होते हैं उनकी पुष्टि करती है कि उनको लागू करना है और उनकी जो नीतियां हैं वो क्या होनी चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट आप इसमें लिख सकते हैं नागरिक अधिकारों की रक्षा, यानी जो न्यायपालिका होती है वो नागरिक अधिकारों की रक्षा का भी कार्य करती है। अगर किसी भी बच्चे को स्कूल जाने या फिर शिक्षा से वंचित किया जाता है तो उसको न्यायपालिका जो है वो स्कूल भेजने और हस्तक्षेप कर सकती है उस चीज़ में कि हाँ बच्चों को स्कूल जाने का अधिकार है, उन्हें शिक्षा लेने का अधिकार है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ेंगे। आगे अब हम देखेंगे कानून की व्यवस्था, यानी न्यायपालिका जो होती है वो आरटीआई अधिनियम और अन्य शिक्षा संबंधित कानूनों की व्याख्या करती है। इसके माध्यम से न्यायपालिका यह सुनिश्चित करती है कि शिक्षा के क्षेत्र में कानूनों का सही तरीके से पालन हो रहा है या नहीं हो रहा, और बच्चों को सारे अधिकार हैं या नहीं, या बच्चे जो हैं वो अपने अधिकारों से वंचित तो नहीं, इस बात पर भी ध्यान देती है। अब देखेंगे आरटीआई का प्रभाव, यानी जो आरटीआई है इसका क्या प्रभाव पड़ता है। इसके प्रभाव में पहला आप लिख सकते हैं शिक्षा की पहुंच, यानी आरटीआई अधिनियम के लागू होने के बाद में जो बच्चों की शिक्षा तक पहुंच है वो और ज़्यादा बढ़ गई है, और खासकर समाज में जो वंचित वर्ग हैं उनके बच्चों के लिए जो आरटीआई है उसकी वजह से शिक्षा के जो अवसर हैं वो बढ़ गए हैं। नेक्स्ट आप इसमें लिख सकते हैं शिक्षा की गुणवत्ता, आरटीआई की वजह से जो शिक्षा है उसकी गुणवत्ता में सुधार आया है, और जो नई नई प्रशिक्षण